सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी में। मैं हूं भगवत तांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के 19वें वीडियो की, जिसमें जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक तत्व का दूसरा भाग और आखिरी भाग। इससे पहले वाले वीडियो में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 41 तक की बात की थी। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 42 से लेकर अनुच्छेद 51 तक की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें अनुच्छेद 42 से हम शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद जो 42 कहता है वो कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 दो तरह की बात करता है। एक तो काम की न्याय संगत और मानवोचित, यानी कि काम ऐसा हो जो न्याय संगत हो और मानवोचित दशाएं हो और महिलाओं को प्रसूति सहायता मिले। क्या कहता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। मतलब ये दो काम करने का दायित्व सौंपा गया है राज्य को। राज्य सरकार से, राज्य का मतलब राज्य की परिभाषा हम देख चुके हैं कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। तो ये दो काम राज्य के हैं। फिर बात आती है अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 बात कर रहा है कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी आदि की। कर्मकार मतलब जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी बात कर रहा है। राज्य क्या करेगा? उपयुक्त विधान मतलब जरूरी कानून, आर्थिक संगठन या अन्य किसी रीति से, किसी भी तरीके से, या तो कोई कानून बनाए या आर्थिक संगठन बनाए या और किसी तरीके से कृषि के, उद्योगों के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों, जो खेती में में काम करने वाले लोग हैं, उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं या दूसरे जो भी कर्मचारी होते हैं, उन सब को काम की निर्वाह योग्य मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश की संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। देखिए, ये राज्य का काम है कि वो जो लोग काम करने वाले मजदूर हैं, जो कर्मकार हैं, कर्मचारी हैं, उनको निर्वाह योग्य मजदूरी मतलब इतनी मजदूरी मिले कि वो अपना जीवन व्यतीत कर सके, अच्छा जीवन स्तर मिले और अवकाश भी उन्हें आवश्यकता पड़ने पर अवकाश की व्यवस्था उनके लिए करें। साथ में जो काम करने वाली जगह हो वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उनके उपयुक्त हो। तो इस तरह की व्यवस्था करने का काम होगा राज्य का। फिर दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर बात है, वो है कि विशिष्टतः ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक और सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। वैयक्तिक आधार मतलब एक पर्सनल व्यक्ति कुटीर उद्योग खोले, या सहकारी आधार पर। सहकारी का अर्थ ये होता है कि जब 5, 7, 8, 10 लोग इकट्ठा मिलकर एक काम को करते हैं तो उसे सहकार बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सहकारी और सरकारी में अंतर है। सरकारी मतलब गवर्नमेंट का होता है, जबकि सहकार का मतलब होता है जब कुछ लोग मिलकर एक ही काम को करते हैं। तो जो कुटीर उद्योग है, या तो व्यक्ति के स्तर पर कोई व्यक्ति स्टार्ट करे या 10-12 लोग इकट्ठा मिलकर एक काम को स्टार्ट करें, तो उन पर ये कुटीर उद्योगों को बढ़ाने की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 43 का की बात करें तो ये उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने की बात करते हैं। ध्यान से समझते हैं इसमें क्या होगा कि राज्य किसी उद्योगों में लगे उपक्रमों, स्थापनों और अन्य संगठनों के, देखिए कोई भी जो उद्योग होता है उसमें लोग काम करते हैं, ठीक है, तो उसके जो उस उपक्रम के स्थापना और अन्य काम में लगे जो कार्य होंगे उसके प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी जो संगठन है उस संगठन का एक मैनेजमेंट होगा, उसका प्रबंधन करने वाली एक टीम होगी, तो उस प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेने की व्यवस्था राज्य करेगा। इसलिए ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो मैनेजमेंट हो वो इस तरह के निर्णय ले सके जो कर्मचारियों के हित में हो। अन्यथा मैनेजमेंट उस तरह के निर्णय लेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के हित में हो, उन्हें कर्मचारियों के हित से या कर्मकारों के हित से कोई मतलब नहीं होगा। जबकि अगर जो कर्मचारी होंगे, वहाँ के कर्मकार होंगे, वो उसके मैनेजमेंट में रहेंगे तो उनको वो अपने निर्णयों को वहाँ रख सकते हैं, अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। तो इसके लिए उपयुक्त विधान द्वारा या अन्य किसी रीति से कदम उठाएगा। उपयुक्त विधान यानी कि या तो उसके लिए कोई कानून बनाए या अन्य कोई भी कार्य करे ताकि ये व्यवस्था की जा सके। वही बात करते हैं अगले अनुच्छेद 44 की। तो अनुच्छेद 44 जो कहता है वो नागरिकों के लिए एक समान सिविल
संहिता की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत में इस पर वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा बहस चल रही है। खासकर इसे हिंदू मुस्लिम विवाद के रूप में देखा जाता है। पहले समझते हैं कि ये एक समान सिविल संहिता क्या होती है। राज्य जो होगा वो करेगा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ध्यान दीजिएगा, एक समान सिविल संहिता का मतलब ये होता है सभी लोगों के लिए जो समाज की व्यवस्था होगी वो एक जैसी होगी। खासकर इसे समझा जा सकता है जैसे हिंदू और मुस्लिमों में तलाक की और शादी की व्यवस्था। जैसे हिंदुओं में केवल एक शादी मान्य है और तलाक की एक निश्चित प्रक्रिया है, जबकि मुस्लिमों के लिए ऐसा नहीं है। मुस्लिम 4 शादी तक कर सकते हैं और तलाक की उनकी अलग प्रक्रिया है। तो ये क्या व्यवस्था है, इसमें ये कहा गया है कि इस तरह से नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हो। हिंदू और मुस्लिम या अन्य धर्म के हिसाब से इसे अलग अलग ना बांटा जाए। सभी के लिए कानूनी रूप से शादी करने का तरीका एक हो, तलाक का तरीका एक हो, मतलब जो भी व्यवस्थाएं हों वो धर्म के आधार पर ना हो के सभी लोगों को समान नागरिकता के आधार पर मिले, ये बात करने की व्यवस्था करता है ये अनुच्छेद। और इस पर काफ़ी, चूँकि अभी तक ये लागू नहीं की गई है, कई सरकारें अपने घोषणा पत्र में चुनाव के समय दावा करती हैं कि हम आए तो फिर ये व्यवस्था करेंगे, और फिर उसके लिए बात होती है, फिर वो राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा ये बनकर रह जाता है। तो इस पर काफ़ी आपने डिबेट्स देखी होंगी, सुनी होंगी। वहीं जो दूसरे मुस्लिम, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी होती है या दूसरी कम्युनिटी, वो कहते हैं कि साहब हमें तो अनुच्छेद 29 के तहत हमारी धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, हमें धर्म को हमारे तरीके से मानने की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए आप नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है इनके बीच में। बात करें अनुच्छेद 45 की, तो अनुच्छेद 45 जो है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के उपबंध की बात करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। देखिए इसमें क्या कहा गया, हालांकि अब ये प्रयास पूरा कर लिया गया है। हमारे यहाँ 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और इसको यहाँ से उठाकर अनुच्छेद 21 का में ले जाया गया, जहाँ पर अब ये मौलिक अधिकार बन गया बच्चों को उन्हें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो मूलभूत शिक्षा है वो अनिवार्य है और निःशुल्क है, उन्हें उसके लिए कोई पैसा देना नहीं होगा। तो ये मूल अधिकार में प्राप्त कर लिया गया है। वहीं बात करें अनुच्छेद 46 की, तो अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जातियां यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करने की बात करता है कि उनके शिक्षा संबंधी कुछ अधिकार मिले उन्हें, कुछ अर्थ संबंधी उनके हित सधें यानी अर्थ यानी पैसे से संबंधित कुछ उनके हित सकें, इसकी बात करता है। बात ये करता है कि राज्य जो होगा वो जनता के दुर्बल वर्गों, जनता के जो दुर्बल वर्ग होंगे, विशिष्टता अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। देखने में यह आया है सामान्य तौर पर एससी एसटी और जो ओबीसी टाइप के जो और जो बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं वो सामान्यतः शिक्षित भी कम होती हैं और पैसे के मामले में भी उनके पास उतने ज़्यादा आर्थिक संसाधन नहीं होते। तो राज्य का यह दायित्व है तो उन लोगों को शिक्षित भी किया जाए और आर्थिक संसाधन भी मुहैया कराया जाए। साथ में सामाजिक अन्याय और अन्य सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। सामाजिक अन्याय भी होता है, हमारे यहाँ जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, वो वाली व्यवस्था भी हमारे यहाँ है, तो उस पर भी काम करने की बात इसमें कहा गया। हालांकि अनटचेबिलिटी को अनुच्छेद 17 के तहत बैन कर दिया गया है हमारे यहाँ। अनुच्छेद 47 की बात करें तो अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा रखने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का क्या कर्तव्य हो गया इसकी बात करता है। राज्य ये कहता है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर, पोषाहार मतलब जो लोगों को भोजन मिलता है, उनका जो पोषण के लिए जितने आहार की आवश्यकता होती है वो, साथ में जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोगों की जो लाइफस्टाइल होती है, लोगों के लिए जो जीवन स्तर है उसको और ऊंचा करने के लिए, और लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, पब्लिक हेल्थ को सुधारने के लिए। पब्लिक हेल्थ के सुधार से मतलब होता है अस्पतालों की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, अच्छे पानी की व्यवस्था। तो ये सारी व्यवस्थाओं को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। राज्य विशिष्टता मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। मादक पदार्थ जैसे शराब हुई और ऐसी चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनका देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, जैसे अफीम की बात करें, गांजे की बात करें, लेकिन उनका प्रयोग औषधियों के रूप में होता है कभी कभी। तो औषधीय प्रयोजनों से भिन्न अगर उनका प्रयोग हो रहा है, औषधि के रूप में अगर किसी चीज़ का प्रयोग हो रहा है तो वो
एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन औषधीय प्रयोजन के अलावा किसी चीज़ से हो रहा है तो सरकार क्या करेगी, उसके उपभोग यानी उसके यूज़ को बैन कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो ये व्यवस्था, ये सरकार को व्यवस्था करना होती है। और इसी के पालन के लिए गुटखा या शराब पर, जैसे बिहार में और गुजरात में शराब पर पाबंदी लगाई गई है, कई राज्यों में गुटखे पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये व्यवस्था करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो ये कृषि और पशुपालन के संगठन की बात करता है। देखिए इसमें बात की गई है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। यानी कि खेती के लिए और पशुपालन के लिए राज्य क्या करेगा कि जो नई वैज्ञानिक प्रणाली होती हैं उनको किसानों तक पहुँचाएगा, उनको सिखाएगा। और विशिष्टता गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण, यानी उनकी जो नस्लें हैं, देसी नस्लें हैं, जैसे गाय की साहिवाल है, मालवी है, भैंस की बात करें तो मुर्रा है, तो इस तरह की जो नस्लें हैं इनका परिरक्षण यानी उनको बचा कर रखेगा, उनमें सुधार करेगा और उनके वध का प्रतिबंध करने के लिए कदम उठाएगा। जो बूचड़खाने की बात चल रही है, अभी वर्तमान में यूपी में बहुत बूचड़खाने बैन हो रहे हैं, तो उसी से तारतम्य में ये बात की गई है कि जो इन सब की व्यवस्था करने का काम क्या करे, कौन करेगा, राज्य सरकार का काम है कि इनका वध ना किया जाए। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अनुच्छेद 48 का इसमें जोड़ा गया, बाद में इसमें कहा गया कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन्य तथा अन्य जीवों की रक्षा करने का काम भी सौंपा गया। राज्य देश का जो पर्यावरण का संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा, वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगला है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो होंगे, स्थान होंगे और वस्तुएं, उनके संरक्षण की बात करता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु यथास्थिति उनका लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, अपव्यय या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। मतलब इसमें क्या किन किन बातों की बात की गई है कि या तो संसद ने कोई कानून बनाकर बहुत सारे स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है या किसी अन्य तरीके से उन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। तो ऐसी चीज़ों, वो कलात्मक चीज़ें हो सकती हैं, वो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हो सकती हैं, वो अन्य कोई स्मारक हो सकते हैं। तो ऐसे स्मारक जो होंगे या कोई वस्तु हो सकती है या कोई जगह हो सकती है, तो उस जगह को कोई लुंठन यानी कि उसको लूटा ना जाएगा, उसको विरूपित यानी उसको गंदा ना किया जाए, उसको खत्म ना किया जाए, उसका अतिक्रमण ना किया जाए, उसके साथ दुर्व्यापार ना किया जाए, उस कोई वस्तु है तो उसका निर्यात ना कर दिया जाए, मालूम पड़ा बेच दिया उठा के हमारे यहाँ से। तो इन सब से बचाने का काम जो होगा सरकार का काम होगा। बात करेंगे अनुच्छेद 50 की, तो अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। देखिए राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। होता है, देखिए न्यायपालिका क्या होती है और कार्यपालिका क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। न्यायपालिका जो न्याय देने का काम करते हैं, खासकर न्यायालय, वो न्यायपालिका के अंदर आते हैं। जबकि कार्यपालिका जो सरकार होती है, सरकार से आशय होता है, जो मंत्री परिषद होती है, वो कार्यपालिका कहलाती है। 3 प्रकार की व्यवस्था होती है, एक न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, एक व्यवस्थापिका होती है। जो कानून निर्माण का काम करती है वो व्यवस्थापिका या विधायिका होती है, जैसे कि संसद होती है और राज्यों के अंदर राज्य विधानमंडल होते हैं। कार्यपालिका जो उन विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाने का काम करती है, वो कार्यपालिका होती है। केंद्र के अंदर मंत्री परिषद जो होती है, प्रधानमंत्री और उनकी टीम, उनके मंत्री, ध्यान दीजिएगा मंत्री, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के सभी सदस्य कार्यपालिका में नहीं आएंगे, बीजेपी के केवल वो लोग कार्यपालिका में आएंगे जो वर्तमान में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री सहित। उसी तरह राज्यों के अंदर राज्य सरकार और राज्य के मंत्री, साथ में स्थायी कार्यपालिका यानी जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है, तो वो सब इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये कार्यपालिका से पृथक करने का राज्य कदम उठाएगा न्यायपालिका को, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके और अपने निर्णय पे अड़ग रह सके। अगर कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण हो गया तो न्यायपालिका जो बंध जाएगी और कार्यपालिका के विरुद्ध काम नहीं कर पाएगी। तो ये व्यवस्था की गई है। वहीं अनुच्छेद 51 और जो अंतिम अनुच्छेद है वो कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने की बात करता है। इसके अंदर क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, साथ में राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का और संगठित लोगों के एक दूसरे
से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो मतलब राज्य के ये काम होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखे, राज्यों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध हो, संगठित लोगों का समूह है, जैसे कोई कंपनी है बड़ी, तो उसके जो लोग हैं दूसरे देश की कंपनी या संगठन से बात कर रही है, तो जो उन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून कुछ विधि बनी होंगी, कुछ संधियाँ होंगी, तो उनके प्रति उनका आदर रहे, वो ऐसा नहीं कि उन विधियों को, उन संधियों को तोड़ दे। साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय अगर विवाद हैं तो वो मध्यस्थता से हल हों, उनके लिए खून खराबा ना हो, इस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। तो ये अनुच्छेद 51 थे जो राज्य की नीति निदेशक तत्व की हमने बात की। अब हम देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। ये वर्गीकरण संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी इस पर प्रश्न बने हैं। तो 3 तरीके से इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण किया समाजवादी वर्गीकरण, दूसरा गांधीवादी और तीसरा लोकतांत्रिक। 3 अलग अलग भागों में बांटा है। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो समाजवादी हैं, यानी कि उनसे जो समाजवादी सरकार होती है, समाजवादी राष्ट्र होता है, उसके निर्माण की संकल्पना होती है। कुछ गांधीवादी है, मतलब गांधी जी जो चीज़ें चाहते थे या गांधीवादी दर्शन में जो चीज़ें हैं, कुछ उदार लोकतांत्रिक हैं। चलिए देखते हैं समाजवादी। राज्य की आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास अनुच्छेद 38 के तहत दूसरे खंड में ये बात की गई है। निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का में ये बात की गई है। निःशक्तता मतलब कोई बीमारी है, कोई का बेगारी है या निःशक्त है या विधवा है, इस तरह के लोगों को लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 41 में। काम की मानवोचित दिशाएं और प्रसूति सहायता का बात की गई है अनुच्छेद 42 में। कर्मकारों के निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई है अनुच्छेद 43 में। पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य के सुधार की बात की गई है अनुच्छेद 47 में। ये सारे जो अनुच्छेद हैं वो समाजवादी नीति निदेशक तत्वों को बताते हैं कि ये जो नीति निदेशक तत्व हैं ये समाजवादी है। वहीं गांधीवादी तत्वों की बात करें तो ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है गांधीवादी तत्व अनुच्छेद 40 के तहत, और कई बार पूछा गया है कि गांधीवादी तत्वों में इसकी बात हुई है। वहीं अनुच्छेद 43 में ही बात की गई है, जैसे कर्मकारों, देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 43 के अंदर कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी की भी बात की गई है, और अनुच्छेद 43 के अंदर ही कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की भी बात की गई है। तो ये कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन वाली बात जो है वो गांधीवादी नीति निदेशक तत्वों के अंदर आती हैं। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें फिर से देख सकते हैं। साथ में 43B के अंदर सहकारी समितियों के संचालन की बात की गई है कि सहकारी समितियों का संचालन किया जाएगा। साथ में अनुच्छेद 46 के अंदर जो बात की गई है SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और आर्थिक हित साधने की बात की गई है। अनुच्छेद 47 एक तरफ जहां पोषाहार लोक स्वास्थ्य की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 47 के अंदर ही मादक पदार्थों नशीली दवाओं पर प्रतिबंध की बात की गई है, शराब वगैरह पर, ये भी गांधीवादी विचार है। साथ में अनुच्छेद 48 में बात की गाय बछड़ा और दुधारू पशुओं की बलि पर रोक की बात की गई कि गाय बछड़ा और जो दुधारू पशु हैं या वाहक पशु हैं उनकी बलि ना दी जाए। ये सारे गांधीवादी नीति निदेशक तत्व हैं। वहीं उदार लोकतांत्रिकवादी नीति निदेशक तत्वों की बात करें तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक सिविल संहिता, ये उदार लोकतंत्रवादी है। बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 45। कृषि पशुपालन की वैज्ञानिक प्रणाली अनुच्छेद 48। देखिए अनुच्छेद 48 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो वध पे रोक है वो गांधीवादी है, वैज्ञानिक प्रणालियाँ उदार लोकतंत्रवादी है। पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। ये उदार लोकतंत्रवादी हैं। चलिए अब हम आखिरी में समझेंगे कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के अंदर क्या क्या अंतर है। मौलिक अधिकार राज्य की नकारात्मक भूमिका का वर्णन करते हैं, मतलब मौलिक अधिकारों में राज्य को नकारात्मक रूप से पेश किया गया है कि जो लोगों को राज्य के विरुद्ध शक्तियां दी गई हैं, राज्य को कुछ विशेष कृत्य करने से इसके अंतर्गत रोकते हैं। वहीं वे तत्व राज्य की, जबकि ये जो तत्व हैं नीति निदेशक तत्व, ये राज्य की सकारात्मक भूमिका के दायित्व का वर्णन करते हैं। राज्य से अपेक्षा करते हैं कि वे जन कल्याण के लिए स्पेशल काम करें। मौलिक अधिकार देश में राजनीतिक जनतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व देश के अंदर सामाजिक आर्थिक जनतंत्र की बात करते हैं। मौलिक अधिकार जनता को दिए जा चुके हैं, वहीं निदेशक तत्व जो हैं वो निर्देशात्मक तत्व हैं, और ये नए अधिकारों की चर्चा तो करते हैं परंतु वास्तव में देते कुछ नहीं है। मतलब ये चर्चा करते हैं, जबकि मौलिक अधिकार जनता को दिए जा चुके हैं। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो जनता कोर्ट के पास जा सकती है, लेकिन अगर नीति निदेशक तत्वों का हनन होता है तो वो कहीं भी नहीं जा सकती। वहीं मौलिक अधिकार बड़े वैधानिक शब्दों में वर्णित है, जबकि
तत्व मात्र सामान्य भाषा में इनका वर्णन किया गया है, क्योंकि इनके पीछे कानूनी दायित्व नहीं है। दोनों की न्यायालय में स्थिति पूर्णतः भिन्न है। न्यायालय के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर बात किया जा सकता है, उनके ऊपर केस किया जा सकता है। यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो केस किया जा सकता है, जबकि जो नीति निदेशक तत्व हैं उनके लिए कोई केस नहीं किया जा सकता। अगर किसी के कोई कहता है कि साहब नीति निदेशक तत्वों में ये बात की गई थी, समान नागरिक संहिता की बात की गई थी, अभी तक क्यों नहीं बना, तो उसको लेके कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। तो ये बात थी यहाँ पर। आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे D&K एकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।